शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और पढ़ने की श्रृंखला में हम नक्षत्र और राशियों को पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक हमने 8 नक्षत्रों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, यानी कि पुष्य नक्षत्र तक हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने 3 राशियों मेष, वृष और मिथुन को भी विस्तार से पढ़ा। वर्तमान में हम अश्लेषा नक्षत्र को पढ़ रहे हैं, यानी कि 9वां नक्षत्र, और इस नक्षत्र का प्रथम वीडियो आप तक पहुंच चुका है और उस प्रथम वीडियो में हमने नक्षत्र को विश्लेषित किया है। आज हम अश्लेषा नक्षत्र का द्वितीय भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। यहां हम इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को विश्लेषित करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने नक्षत्र को विश्लेषित किया, यहां हम जातकों को विश्लेषित करेंगे। यदि आप ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आप सारे वीडियोस को क्रमवार देखें, और क्रमवार देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक करें और सभी वीडियोस को क्रमवार देख लें। क्रमवार देखने से जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही चलता रहेगा और आपको सभी चीजों की जानकारी सही तरीके से प्राप्त होगी। आप ज्योतिष की सिर्फ ज्ञान के बारे में सोच रहे हैं, तब भी आप यहां पर ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और यह निःशुल्क ज्ञान आपको YouTube के माध्यम से हम दे रहे हैं। और आप यह ज्ञान लगातार प्राप्त करते रहे, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। प्रारंभ करते हैं अश्लेषा नक्षत्र भाग 2। जैसा कि अश्लेषा नक्षत्र के नाम से हमने जाना कि अश्लेषा का जो मतलब होता है वो होता है गले लगाना, यौन संबंध बनाना, सम्मोहित करना, चिपकना और किसी चीज को ठीक करना, और साथ ही साथ पीड़ित को या पीड़ित के लिए जाल बिछाना। यानी कि यहां सकारात्मकता भी है और नकारात्मकता भी है। अब अगर हम अश्लेषा नक्षत्र की बात करें तो यह कर्क राशि में, तो कर्क राशि का मातृत्व, कर्क राशि की भावुकता, चंद्र की भावुकता यहां इस नक्षत्र में देखने को प्राप्त होती है। तो जातक भी भावुक होंगे। तो जब हम इस नक्षत्र के प्रतीक की बात करते हैं तो इसका प्रतीक है कुंडली मारा हुआ एक सर्प। तो यहां सर्प से हम धूर्तता भी समझ सकते हैं, अनुभास की शक्ति भी समझ सकते हैं, यानी कि इन्हें पूर्वानुभास होता है। इन जातकों को भी पूर्वानुभास होता है और इनकी अनुभास की शक्ति बहुत अच्छी होती है। यह त्वरित हमला करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि साथ ही साथ इसकी शक्ति को भी पहचानना होगा। इसकी शक्ति है विश्लेषण शक्ति। विश्लेषण यानी कि जहर उगलने की शक्ति। तो यहां जहर उगलने से तात्पर्य जहर से है, और यह जहर अगर सकारात्मकता के रूप में ले तो शत्रुओं का विनाश करने वाला हो। यानी कि जातक जो जहर, जो क्रोध, जो अग्नि अपने अंदर समेटे हुए है, वह शत्रुओं का विनाश करने वाली होती है, विरोधियों को हराने वाला होता है जातक। हम यूं कह सकते हैं कि जातक के समक्ष विरोधी बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इन जातकों में आसपास की सभी चीजों को, सभी बातों को नियंत्रित करने की एक आवश्यकता महसूस होती है, और यह कोशिश करते हैं कि सभी कुछ इनके नियंत्रण में रहे। इनसे कोई विवरण भी नहीं छूटता, यानी कि ये बहुत विस्तार से किसी चीज को अपने नोट करने वाले होते हैं और हर चीज को याद रखने वाले होते हैं। अगर हम बड़े नेटवर्क की बात करें तो बड़े नेटवर्क को चलाने में यह जातक
अक्सर विफल होते हैं, लेकिन छोटे नेटवर्क को चलाने के लिए यह जातक बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, संगठित कर लेते हैं। यह छोटे संगठनों का प्रबंधन करते हैं, तो अपने से जुड़े हर व्यक्ति को यह पर्सनली जानते हैं और उनकी प्रतिभा जो है उभरती अवश्य है। यदि इस नक्षत्र के वर्ण की बात करें तो इसका वर्ण, इसकी जाति मलेच्छ मानी गई है। तो इसमें जन्मे हुए जातक धन से संबंधित अपराध करने की प्रवृत्ति में लिप्त हो सकती हैं। स्त्रीलिंग है नक्षत्र और दिशा इसकी दक्षिण मानी गई। और यदि हम इसके गुण तत्व प्रकृति की बात करें तो गुण इसका सतोगुण है, सात्विक गुण। तो धर्म की बात हो सकती है, धार्मिक जातक हो सकते हैं। तत्व जल का है, तरल होते हैं और प्रकृति कफ। अगर गण की बात करें तो राक्षस गण से हैं। योनि इनकी बिल्ली की मानी गई है और इनका स्वभाव द्विस्वभाव होता है। यहां समझने वाली बात है कि यह दोहरे चरित्र के हो सकते हैं, यह अपनी राय बदलने वाले हो सकते हैं, यानी कि पल में तोला पल में माशा। अगर गोत्र की बात करें तो यह ऋषि वशिष्ठ के गोत्र से हैं। तो ऋषि वशिष्ठ यानी धन और समृद्धि की। तो यहां इन जातकों के जीवन में धन और समृद्धि को भी देखा जा सकता है। अब धन किस प्रकार से आएगा, समृद्धि किस प्रकार से आएगी, यह समझने वाली बात है। यानी कि अगर इन जातकों के चरित्र की बात कर रहे हैं तो चरित्र में कहीं ना कहीं झोल हो सकता है। यह जातक बोलने में दिलचस्प होते हैं। इस नक्षत्र के देवता की बात करें तो नागदेव, और इस नक्षत्र के देवता राहु को भी माना गया है। तो यहां हम प्लानिंग की बात कर सकते हैं। यानी इन जातकों में फिक्सिंग की प्रवृत्ति हो सकती है, जबरन वसूली की प्रवृत्ति हो सकती है, और बेल्ट, रस्सी, जंजीर, हथकड़ी, इस प्रकार की चीजों से इनका संबंध हो सकता है। यह सभी को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। वह क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह क्या कर सकते हैं यह तो आप वक्त के साथ ही छोड़िए। जोड़ तोड़ करने वाले होते हैं। तो राजनेताओं की बात भी कर सकते हैं हम। अगर खराब संगति हो तो अपने ही भाग्य का आनंद नहीं ले पाते। भाग्य अच्छा हो सकता है, लेकिन संगति अगर खराब हो गई तो इनका भाग्य भी बर्बाद हो जाता है। यह अभिमानी हो सकते हैं और बहुत जल्दी अपना आपा खोने वाले होते हैं, यानी कि जल्दी ही क्रोध कर लेते हैं। अगर जातक के जीवन में धन की बात करें तो इनका संपूर्ण जीवन धन और उसके आसपास, यानी कि ये धन के बारे में अधिक सोचते हैं और धन से इनका लगाव भी बहुत अधिक होता है। यह चीजों को इकट्ठा करने में यकीन रखते हैं, यह चीजों को फेंकने में यकीन नहीं रखते। अगर वो चीज किसी काम की नहीं भी है तो कभी काम आ जाएगी सोचकर उसको सहेज कर रख लेते हैं, और शायद वह चीज कभी जिंदगी में काम ना आए, तब भी उसे सहेज के रखने की आदत इनकी होती है। और इन जातकों में नशे की लत हो सकती है, यह नशे से संबंधित कारोबार कर सकते हैं, नशीली दवाओं से इनका संबंध होता है। अगर इस नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं की बात करें तो यह महिलाएं सामान्य दिखने वाली होती हैं और पहनावे में इनके लापरवाही दिखाई दे सकती है। अक्सर यह घर में ही रहना पसंद करती हैं और शर्मीली भी होती हैं। तो इनके शर्मीलेपन को अन्य लोग इनका अभिमान समझ लेती हैं। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों की, जैसे कि हमने बात की कि धन के आसपास का जीवन होता है, तो इनके वैवाहिक जीवन में भी धन के कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है। इन जातकों में दया भाव नहीं होता, दूसरों के प्रति दया नहीं होती, और इनकी बातचीत में कहीं कहीं असभ्यता भी दिखाई देती है। चूंकि नक्षत्र सर्प का है तो यहां अनैच्छिक लगाव की बात हो सकती है कि यानी कि इनका लगाव यदि किसी से है तो वो अनैच्छिक हो सकता है, इनकी इच्छा के विरुद्ध हो सकता है। जातक के जीवन में अशुभताएं ज्यादा होती क्योंकि नक्षत्र मूल का है,
तो यहां अशुभता की बात अधिक होती है, यह नक्षत्र ही अशुभ माना जाता है। तो यहां जातक के जीवन में भी अशुभता की बात होती है। और यदि हम बात करें अहंकार की, तो जातक के जीवन में अहंकार भी होता है। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक बहुत ही कड़ा नियंत्रण करने वाले होते हैं, और अगर इनके खिलाफ कोई शिकायत भी हो तो वह अस्वीकार हो जाती है। अक्सर 35-36 की उम्र में इन जातकों को धन का नुकसान हो सकता है। अगर इस नक्षत्र के कार्य व्यवसायों की बात करें, आजीविका की बात करें, जातकों के इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो लेखक हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं, योजनाकार हो सकते हैं, राहु की ऊर्जा है, सर्प की ऊर्जा है, यह प्रशासक हो सकते हैं, फिल्म निर्देशक हो सकते हैं क्योंकि बुध की ऊर्जा है, पेट्रोलियम से संबंधित कार्य कर सकते हैं, केमिकल से संबंधित कार्य कर सकते हैं, ड्रग्स से संबंधित कार्य कर सकते हैं, मेडिसिन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स और मेडिसिन को आपस में जोड़ के देखा जा सकता है। इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक ठग हो सकते हैं, धन के लिए ठगी करना, प्लॉटिंग करना, धन किस प्रकार ठगना है इसके लिए योजना बनाने वाले, ऐसे गुरु जो कि लोगों को ठगने का कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, धर्म गुरु। और अगर हम धूर्तता की बात करें तो धूर्त राजनेता, धूर्त यानी कि आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं करप्शन की बात भी होती है। इस नक्षत्र के जातक फॉर्मल लाइन में हो सकते हैं, गुप्त कार्यों में हो सकते हैं, यानी सीक्रेट सर्विसेज में हो सकते हैं। चूंकि यह मूल का नक्षत्र है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक के जन्म से 27वें दिन इसके मूल को शांत कराने के लिए, इसकी अशुभता को कम करने के लिए अनुष्ठान करवाए जाते हैं। तो यह हुआ जातक का संपूर्ण विश्लेषण। हमने अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के जीवन को समझने की एक कोशिश की है। यदि आपको यहां ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है या मैं कुछ समझा पाने में असमर्थ रहा हूं, तो आप निसंकोच हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, कहीं भी आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण की एक निर्धारित फीस है, एक निर्धारित शुल्क है, और किसी भी प्रकार के शुल्क की बात तभी होगी जब आप कुंडली की विश्लेषण की बात करेंगे, अन्यथा नहीं। और अंत में पुनः एक बार कहना चाहूंगा, यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत गहराई से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, एक ऐसा ज्ञान जो मेरा दावा है कि आपको इतनी गहराई से ज्ञान कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। यदि आप इतना गहरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके और जानकारी का जो सीक्वेंस है, जानकारी का जो क्रम है, वह यूं ही चलता रहे और आप तक संपूर्ण ज्ञान पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देना चाहूंगा और अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे भाग में हम चरणों के अनुसार जातकों को संदर्भित करेंगे, चरणानुसार विश्लेषित करेंगे और हम जातकों को किस प्रकार इसी नक्षत्र में अलग अलग समझ सकते हैं, यह भी समझेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।